आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के सेकंड पार्ट की, जिसमें ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स आएंगे। पिछली वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर देखा था मोनोसैकेराइड्स के बारे में, जिसमें ग्लूकोज की डिफरेंट फॉर्म का जिक्र किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक शो हो रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। पहले आते हैं ओलिगोसैकेराइड पे। ग्लूकोज की कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था, मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड जिसके अंदर 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए से जुड़ के एक पॉलीमर बनाए, जिसकी लेंथ 2 से 10 मोनोसैकेराइड हो तो वो ओलिगोसैकेराइड होगा। तो वो डिपेंड करता है, अगर 2 हैं तो उस ओलिगोसैकेराइड को डाइसैकेराइड बोलेंगे, 3 है तो ट्राइसैकेराइड। सबसे मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड सुक्रोज है। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज था, जिसमें टेबल शुगर भी, इसको टेबल शुगर का नाम भी दिया जाता है। और कुछ और अदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के अंदर आ जाते हैं लैक्टोज, माल्टोज और टेहलोज। अब हमने इनके अंदर डिफरेंस और इनका रोल देखना है मेन। तो जहाँ भी जब ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड की बात होती है तो ऑटोमेटिकली ये बात जहन में आती है कि वो जो 2 मोनोमर्स हैं, 2 ग्लूकोज या जो भी सब यूनिट हैं उसके, उनके दरमियान कोई लिंकेज पाया जाएगा, और उस लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है कि एक मोनोमर, उसका ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये दूसरा मोनोमर है, उसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इन दोनों के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप मिलकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और इस कार्बन के दरमियान कार्बन नंबर 1 एक की और दूसरे मोनोमर की कार्बन नंबर 4, इन दोनों के दरमियान एक ऑक्सीजन का ब्रिज बन जाएगा, जिसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये बात आ जाती है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड जितने भी हैं और पॉलीसैकेराइड जब भी मोनोमर मिलेंगे तो वहाँ पे पाया जाएगा। लेकिन एक बात और है कि मोनोसैकेराइड में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो सकती है। वो कैसे? ये देखें कि ग्लूकोज का एक मोनोसैकेराइड है जो उसका लीनियर स्ट्रक्चर दिया गया है, और जब इसका रिंग स्ट्रक्चर बनता है, रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कार्बन नंबर 5 जो है, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1, इनके दरमियान ऑक्सीजन का ब्रिज बनता है। कैसे? कि ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होके इस ऑक्सीजन के साथ जाके OH बना देता है। तो ये OH ग्रुप हो गया, यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, कार्बन के पास 3 बॉन्ड बचेंगे। तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन का एक ब्रिज बनता है, जिसकी वजह से वो 6 मेंबर रिंग बनता है। तो ये भी एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। फ़र्क क्या है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बाद जो ओलिगोसैकेराइड के अंदर बनता है, तो नया जो कंपाउंड बनता है, जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, उसको हम ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। उसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, लेकिन इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता। इसको अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हेमी एसिटल या हेमी कीटल इनको बोल सकते हैं, जो मोनोमर्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो बस ये फ़र्क है, और होता इनके दरमियान भी सेम ही बॉन्ड है। फिर है जो डिफरेंट एग्जांपल डाइसैकेराइड की, उनके अंदर डिफरेंस क्या है। अब माल्टोज, लैक्टोज, 4 एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं, टेहलोज और सुक्रोज। माल्टोज के अंदर एक ग्लूकोज होता है, डी ग्लूकोज, डी फॉर्म हमने किस सेंस में लिया था कि जो उसका कायरल कार्बन है लास्ट मोस्ट डिस्टेंट, उसको ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेयर करते हैं। अगर वो राइट साइड पे है उसके साथ तो उसको डी फॉर्म बोलते हैं। अल्फा और बीटा बोला था कि अगर OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप हो नीचे की तरफ, यहाँ पे अगर OH ग्रुप हो और ऊपर लास्ट वाला बल्कि ग्रुप ऊपर तरफ अगर अपोजिट साइड पे है तो उसको अल्फ़ा फॉर्म उसकी देते हैं, चाहे वो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, कोई भी मोनोसैकेराइड है। अब ये भी ग्लूकोज अल्फ़ा फॉर्म में है, ये भी इन दोनों के दरमियान जब लिंकेज होगी अल्फ़ा लिंकेज, अल्फ़ा 1 to 4, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है, तो ये माल्टोज का मॉलिक्यूल वो जो डाइसैकेराइड बनेगा।
अगर लैक्टोज के अंदर सेम देखें तो अंदर क्या है, इसके अंदर बीटा फॉर्म यूज़ हो रही है, ग्लूकोज की भी और गलैक्टोज की भी। गलैक्टोज और ग्लूकोज में बहुत ही एक कार्बन पे पोजीशन का फ़र्क था, इसलिए इन दोनों को एपीमर्स भी कहते हैं। क्या बीटा के अंदर ये OH ग्रुप ऊपर की तरफ होगा, ऊपर वाली साइड पे, इसका OH नीचे की तरफ होगा, यहाँ पे तो OH नीचे की तरफ। तो ये जो कार्बन बॉन्ड है वो इस तरह से जो लिंकेज है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो कुछ इस तरह से बने, तो इसको हम लैक्टोज बोलते हैं। फिर है ट्रेहलोज। ट्रेहलोज के अंदर अब अल्फ़ा है, अल्फ़ा बॉन्ड। अब देखें सबके अंदर ही इसके माल्टोज के अंदर ग्लूकोज यूज़ हो रहा है मोनोमर, ट्रेहलोज के अंदर भी दोनों के दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और दूसरे की 4 के बजाय कार्बन नंबर 1 के दरमियान ही बॉन्ड बनता है, इसलिए इसको 1-to-1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और दोनों की क्या है अल्फ़ा के फॉर्म में वो मौजूद हैं, उनका जो एनएमआर वो यूज़ हो रहा है वो अल्फ़ा होगा। फिर है सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर एक मोनोमर तो ग्लूकोज होता है, दूसरा है फ्रुक्टोज। जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में है, वो अल्फ़ा के अंदर, जो फ्रुक्टोज है वो बीटा, और इन दोनों का आपस में लिंक जो बनता है अल्फ़ा बीटा, एक मतलब ग्लूकोज के अल्फ़ा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है, इस तरह से ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इनको देख के हम ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन डाइसैकराइड में कौन सी शुगर जो है वो रिड्यूसिंग होगी और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग कौन सी होती है, जिसका एनोमेरिक कार्बन फ्री हो, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अंदर इन्वॉल्व ना हो। जितने भी 1-to-4 हैं, ये 1-to-4 है, ये भी 1-to-4 है, तो ये होंगे रिड्यूसिंग, क्योंकि इनका ये कार्बन नंबर 1 पे होता है एनोमेरिक कार्बन जो फ्री है। लेकिन इसके अंदर कार्बन नंबर 1 वाला जो एनोमेरिक कार्बन है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। इसी तरह से इनके अंदर भी सुक्रोज भी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब देखते हैं रोल ऑफ आइसोमरिज्म इन आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करते हैं, जैसे एस्पार्टेम हो गया। अब अभी हमने देखा था कि डाइसैकराइड में मोनोमर सेम यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उनकी ज़रा सी कन्फर्मेशन के अंदर चेंज आके अल्फ़ा की जगह बीटा अगर लग जाए तो टोटल जो है वो स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। तो यही टेक्निक आर्टिफिशियल स्वीटनर के अंदर यूज़ होती है। जैसे अगर सुक्रोज है तो सुक्रोज का हम टेस्ट जो है हमें स्वीट कैसे महसूस होता है, वो ये है कि हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं कि सुक्रोज उसके साथ बाइंड करेगा जैसे ही, तो वो सिग्नल जाएगा ब्रेन की तरफ। तो ये टेस्ट की एक फिजियोलॉजी है, वो कैसे वो फील होता है। अगर ऐसे कंपाउंड बना दिए जाएं जिनका स्ट्रक्चर तो उनके साथ मैच करता है, जैसे सुक्रोज के साथ मैच करता है, एस्पार्टेम का मैच करता है, तो वो वैसे ही उस जगह के साथ उसकी एक्टिव साइट जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे जाके बाइंड कर जाएंगे और सिग्नल ब्रेन की तरफ चला जाएगा। तो वो फील जो होता है टेस्ट, वो तो ब्रेन के अंदर अगर सिग्नल चला गया तो उसको उससे ये फील होना है कि टेस्ट जो है वो स्वीट या बिटर जो भी, तो वो तो चला जाता है। लेकिन उसके अंदर वो नॉर्मल जैसे सुक्रोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है, उसे एनर्जी मिलती है। इसके अंदर सिर्फ टेस्ट तो स्वीट होगा, लेकिन इसके अंदर कोई भी एनर्जी हमें नहीं मिलती। इसकी वजह यह है कि हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर एक ख़ास पाथवे होता है मेटाबॉलिज्म का। जैसे अब रेस्पिरेशन होती है, ग्लूकोज यूज़ होता है, वो पहले पायरुवेट और क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है। अब हमारे अंदर ये क्रेब्स साइकिल है, ये एक पाथवे है जिसके अंदर एसिटाइल को एटीपी हम हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये एक पाथवे जो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के लिए भी यूज़ होता है, प्रोटीन्स के लिए भी और लिपिड्स के लिए भी। लिपिड्स भी बीटा ऑक्सीडेशन के बाद इसी साइकिल में चले जाते हैं, प्रोटीन्स की डीमाइनेशन के बाद वो भी क्रेब्स साइकिल में चले जाते हैं। तो एक पाथवे है जो इन कंपाउंड्स के लिए बनाया गया है, जो हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है।
इनके अलावा कोई और कंपाउंड होगा तो उससे एनर्जी हम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए कोई ऐसा पाथवे हमारे बॉडी के अंदर नहीं है। तो यही वजह है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर को यूज़ किया जाता है कि वो टेस्ट तो देते हैं जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, लेकिन उसको उनसे एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए वो बॉडी के शुगर लेवल या इस तरह से वो हाई नहीं करता। फिर आता है नेम ऑफ डाइसेक्राइड। अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए डाइसेक्राइड का, जैसे हम सुक्रोज को कह रहे थे, सुक्रोज के अंदर एक ग्लूकोज का अल्फ़ा मालिक्यूल है, डी ग्लूकोज का, इसको क्योंकि पायरानोज है तो पायरानोस आप लिख देते हैं। दूसरा है फ्रुक्टोज का बीटा मालिक्यूल, और ये ग्लूकोज की जो है एब्रीविएशन और फ्रुक्टोज की लिखी हुई है। अगर ये कंप्लीट नाम लिखा जाए तो इससे हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में सारी प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाता है। कैसे कि अब ये नाम है, इससे पता चल जाता है कि अल्फ़ा डी ग्लूको के ग्लूकोज की अल्फ़ा डी फॉर्म और अल्फ़ा एनोमर वो फ्रुक्टोज की बीटा एनोमर के साथ बॉन्ड बनाया उन्होंने, और कौन सा 1 to 2 के उसका कार्बन नंबर 1 के दरमियान और उसके कार्बन नंबर 2 के दरमियान बॉन्ड बनाए। इसी तरह से अगर लैक्टोज को देखें, यह जी बीटा 1 to 4 है। माल्टोज के अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान अल्फ़ा 1 to 4 है। रेहलोज के अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान है, लेकिन अल्फ़ा 1 to 1 है। साथ ही अगर ये स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमें नाम से भी, ये अगर स्ट्रक्चर सामने ना भी हो, सिर्फ नाम से ये भी पता चल सकता है कि वो शुगर रिड्यूसिंग होगी या ना रिड्यूसिंग। ये उसके एंड पे सफिक्स आते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं। अगर शुगर के नाम पे कंप्लीट मालिक्यूल के बिल्कुल एंड पे, ये कंप्लीट नेम है तो यहाँ के एंड पे साइड का वर्ड अगर यूज़ होगा तो वो होगी नॉन रिड्यूसिंग। अगर साइड का वर्ड यूज होगा, अगर एंड पे OSE का वर्ड यूज होगा वो होगी रिड्यूसिंग। जैसे ये फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइड है तो ये सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होगी। अगर यहाँ पे होता ग्लूको फ्यूरानोज अगर होती तो इसका मतलब था ये रिड्यूसिंग शुगर है। तो अगर हमें कंप्लीट साइंटिफिक नेम का पता हो तो हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कम्प्लीटली तौर पे बता सकते हैं। फिर आती है थर्ड कैटेगरी लास्ट के पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड को पहले तो दो हिस्सों के अंदर हम डिवाइड करते हैं, होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर। ये है होमोपॉलीमर, जिसके अंदर जो मोनोमर्स हैं वो सेम टाइप के होंगे, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे ये ग्लूकोज की ब्रांच बनी हुई, ग्लूकोज ही रिपीट हो रहा होगा। हेटेरोपॉलीमर के अंदर वो मोनोमर चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर कलर से उनको रिप्रेजेंट किया गया वैसे। फिर आगे फर्दर उनकी डिवीजन हो सकती है कि होमोपॉलीमर ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी, इसी तरह से हेटेरो भी ब्रांच और अनब्रांच। यहाँ पे आगे हमने देखनी है होमोपॉलीमर की एग्जांपल्स, हेटेरो की, उनके ब्रांच की, और साथ ही उनका रोल क्या है। होमोपॉलीमर में पहले हम वो देखते हैं जो एनर्जी का सोर्स है प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर। तो ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल स्टार्च जिसको कहते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ये एक पॉलीमर है। प्लांट्स के अंदर उसको किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में, ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। तो ये स्टोर किया जाता है एनर्जी के लिए, इनको स्टोर एनर्जी फ्यूल्स भी कहा जाता है। अब इनके अंदर देखते हैं क्या स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस है। ग्लाइकोजन को अगर देखा जाए तो इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रेट चेन बनती है इस तरह से, और बॉन्ड कौन सा होता है, वही 1 to 4 अल्फ़ा 1 to 4 ग्लाइकोजन के होता है अल्फ़ा, कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान। फिर ऐसे स्ट्रेट चेन बनने के बाद हर 10 मोनोसेक्राइड के बाद एक ब्रांच बनती है, और वो ब्रांच होती है अल्फ़ा 1 to 6। जैसे अब ये स्ट्रेट चेन थी अल्फ़ा 1 to 4 थी, 10 के बाद किसी भी कार्बन का अगले का ये 6 कार्बन जो है ना ये ऊपर होता है, जो CH2 ये कार्बन नंबर 6 होते हैं, और दूसरे ब्रांच के इसके साथ इस तरह से ब्रांचिंग बन जाएगी। तो एक स्ट्रेट चेन थी, उसके ऐसे ब्रांच निकल गई, फिर वो स्ट्रेट चेन कहीं पे जाके इसकी ब्रांच
तो अगर ओवरऑल ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से बन जाता है। तो ये ग्लाइकोजन। अब देखें कि ग्लाइकोजन को अगर हम जब यूज़ करते हैं, जब हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो हम ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कैसे हासिल कर सकते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो है कि अगर जितनी ब्रांचेस होती हैं ग्लाइकोजन की, मतलब एक ब्रांच ये जा रही है, दूसरी ये है, जितनी ब्रांचिंग होती हैं उससे एक ज़्यादा उनके अंदर रिड्यूसिंग एंड्स होते हैं। जैसे कौन कौन से, अब इसके अंदर एक एंड ये है जिस पे कोई एंजाइम एक्ट कर सकता है, दूसरा एंड ये है, ये एंड तो उसके साथ लिंकेज में इन्वॉल्व है, ये तीसरा एंड। दो ब्रांचेस थी तो तीन उसके अंदर एंड होंगे। तो एंजाइम हमेशा एक के करके पहले इस ग्लूकोज को एक एंड से करते हैं, एक एंजाइम इधर से ब्रेक करेगा, एक इधर से करेगा, एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स वो एक्ट कर सकते हैं और ग्लूकोज को वहाँ से तोड़कर हमें एनर्जी दे सकते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। फिर है जी, हम सेल्स के अंदर ग्लूकोज को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लेकिन उसको मोनोमेरिक फॉर्म में क्यों नहीं स्टोर कर सकते। ये भी तो है ना कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है। इसकी वजह है कि ग्लाइकोजन की ऑस्मोलैरिटी बहुत ही लो है। कैसे? अब कोई भी चीज़ है किसी भी सेल के अंदर अगर सल्यूट होगा सॉल्युबल फॉर्म में, तो उसकी वजह से सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है कि पानी अंदर एंटर शुरू होना हो जाएगा बाहर से, अगर वो सल्यूट अंदर सॉल्युबल फॉर्म में है। अगर कोई चीज़ है, लकड़ी का टुकड़ा है, हम उसको किसी उस चीज़ के अंदर रख दें तो ये तो डिज़ोल्व ही नहीं हो सकता, ये पानी को कैसे खींचेगा। तो बिल्कुल इसी तरह है कि ग्लाइकोजन जो है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। वो सेल के अंदर अगर स्टोर भी कर दिया जाए तो वो पानी एंटर नहीं होगा सेल के अंदर, लेकिन अगर उसको ग्लूकोज की फॉर्म में करेंगे तो इसका ऑस्मोलैरिटी जो है इसकी हाई है, पानी जो सारा सेल के अंदर एंटर होगा और सेल जो है वो ब्रस्ट कर सकता है। और बाकी ये पता है कि ग्लाइकोजन वो स्टोर होता कहाँ पे, मोस्टली इसका 7% ऑफ द लीवर जो वेट है 7% वो ग्लाइकोजन ही होता है, तो लीवर सेल्स के अंदर ये स्टोर होता है। फिर है स्टार्च का। स्टार्च भी बिल्कुल ग्लाइकोजन की तरह, लेकिन ये प्लांट्स के अंदर है। उसको आगे दो फॉर्म्स हैं इसकी, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। दोनों के अंदर होता वैसे ही है जैसे ग्लाइकोजन के अंदर के अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इधर भी अल्फा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, लेकिन अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में फ़र्क है। अमाइलोपेक्टिन में एक तो ये डिफरेंस हो गया कि मोनोमर जो हैं इसके अंदर कम होते हैं, इसके अंदर 200 बिलियन तक हो सकते हैं, मिलियन तक हो सकते हैं ग्लूकोज यूनिट। इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती, अमाइलोज के अंदर स्टेट चेंज होगी, लेकिन अमाइलोपेक्टिन के अंदर वो ब्रांचिंग हो सकती है 1 to 4 वाली, जैसे 1 to 6 वाली, जैसे कि ग्लाइकोजन के अंदर थी। अब ये तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में फ़र्क हो गया। फिर आप कहेंगे कि ग्लाइकोजन में और अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है। उसके अंदर भी तो ये ब्रांचिंग थी, इसके अंदर भी ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग इन दोनों के अंदर है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो ग्लाइकोजन है उसके अंदर ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है, परफ्यूजली ब्रांच जिसको कहते हैं, कि हर 10 मोनोसेक्राइड के बाद, हर 10 के बाद उसके अंदर ब्रांचिंग होती है। 10 मोनोसेक्राइड एक ब्रांच, 10 मोनोसेक्राइड स्टेट और एक ब्रांच। लेकिन अमाइलोपेक्टिन के अंदर ये तादाद जो है वो 25 तक होती है, इसके अंदर ब्रांचिंग कम होती है, 25 मोनोसेक्राइड के बाद एक ब्रांच होगी। तो ये अमाइलोपेक्टिन और उसके अंदर डिफरेंस आ गया। पहले हमने उन पॉलीसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड की बात की थी जो एनर्जी देते थे। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो स्ट्रक्चर के अंदर रोल प्ले करते हैं, जिसके अंदर सेलुलोज, काइटिन और डेक्स्ट्रान बैक्टीरिया के अंदर, कि इनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। तो हम पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बात की थी, सेलुलोज जो है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है, और सेकंड नंबर पे काइटिन आता है, क्योंकि जितने भी हमारे एनिमल्स कैटेगरी के अंदर आर्थ्रोपोड जो हैं उसकी तादाद सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उनकी जो एक्सोस्केलेटन है
उनका एक्सोस्केलेटन वो काइटिन से बना होता है। तो ये काइटिन भी एक होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर आता है। ये दोनों वैसे अनब्रांच्ड होते हैं, स्ट्रेट चेन में होंगे होमोपॉलीसेकेराइड में, यानी कि दोनों ही सेम इनके अंदर वो मोनोमर यूज होगा और वही रिपीट होगा। डेक्स्ट्रा अनब्रांच्ड है। पहले सेलुलोज की बात करते हैं कि एक अनब्रांच्ड होमोपॉलीसेकेराइड जिसके अंदर तकरीबन 10,000 से 15,000 तक डी ग्लूकोज डी फॉर्म उसकी आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक होके वो चेन बनाती है। फ़र्क क्या है, ग्लाइकोजन और उनके अंदर अल्फ़ा लिंकेज थी, इसके अंदर बीटा लिंकेज है 1 to 4 ही कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 का। इसका ये बीटा लिंकेज है तो इसका मतलब है OH ऊपर होगा, तो इस मोनोमर का OH नीचे होता है। अब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो इस तरह से ये लिंक बनता है ग्लूकोज सेलुलोज के अंदर। फिर अब सेलुलोज के अंदर सिर्फ अल्फा वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं होती कि ये एक स्ट्रेट चेन है, ये दूसरी स्ट्रेट चेन है, ये दूसरी चौथी। तो ये जो चेन्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ भी लिंक होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, इस तरह से। यही वजह है कि जो सेलुलोज को सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड में और सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो बनाती है, वो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और ये क्यों पाई जाती है ये भी हम देखेंगे कि स्टार्च के अंदर और इसके अंदर जब डिफरेंस देखेंगे। फिर जी सेलुलोज वैसे तो स्ट्रक्चर है लेकिन इसको तोड़ा भी जा सकता है सेलुलेज एंजाइम की मदद से, जो कि एनिमल्स के अंदर तो नहीं पाया जाता। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो सेलुलेज रिलीज करते हैं। इसी तरह से टर्माइट जो दीमक है लकड़ी को खाती है, उसकी गट के अंदर एक माइक्रोऑर्गेनिज्म ट्राइकोनिम्फा वो भी सेलुलेज प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से वो लकड़ी को है वो डाइजेस्ट करते जाती है। वर्टिब्रेट्स के अंदर सेलुलेज नहीं है, लेकिन कुछ रूमिनेंट्स जो हैं, रूमिनेंट्स जिसके अंदर ऊँट आ गया, गाय, भैंस, बकरी, उनके गट के अंदर भी बैक्टीरिया मौजूद होने की वजह से जो सेलुलोज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एनिमल्स ऐसे हैं जो सेलुलोज को जो प्लांट के अंदर मौजूद है उससे एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन सेलुलोज इतना कम्प्लेक्स होता है कि वो कम्प्लीटली कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत ही कम्प्लेक्स वो उसके स्टेबल बॉन्डिंग की वजह से। तो यही वजह है कि जितने भी रूमिनेंट्स हैं वो अपने कर्ड को अपनी बॉडी से जैसे स्टमक के अंदर उनके खुराक चलेगी दोबारा से वो मुंह में लाकर जुगाली करते हैं। असल में यह है कि उसके अंदर सेलुलोज होता है, सेलुलोज की कुछ बॉन्डिंग रह जाती है, अगर उसको दोबारा भी चबाया जाए ना तो उसके अंदर से एनर्जी उनको मिलती रहती है। फिर आ जाता है सेलुलोज जो हैं वो ग्लाइकोजन और स्टार्च से ज़्यादा स्टेबल और उनसे ज़्यादा कम्प्लेक्स क्यों हैं। उसकी वजह एक तो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अंदर हो जाती है दो चेन्स के दरमियान, दो पैरेलल चेन्स के दरमियान। अब ये भी हो सकता है कि स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती, सेलुलोज के अंदर ही क्यों होती है। उसकी ये रीज़न है कि सेलुलोज के अंदर जो मोनोमर्स हैं वो 180 डिग्री पे रोटेट हो जाते हैं। कैसे, अब ये देखते हैं कि ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, बीटा मॉलिक्यूल जो सेलुलोज के अंदर है, और ये उसके सामने पड़ा हुआ है। एक बॉन्ड ये बीटा बॉन्ड ऊपर की तरफ बना, फिर बीटा बॉन्ड नीचे की ऊपर की तरफ बनेगा, ये नीचे की तरफ था, फिर नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। अब इसके अंदर जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर मैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को चेयर कंसीडर करूँ, एक चेयर ऐसे पड़ी हुई है, दूसरी मैं चेयर इसके आमने सामने रख दूँ ऐसे, इसको फेस कर लिया, तीसरी मैं फिर वैसे रखूँ, सॉरी ऐसे थी, और फिर अगले फिर उसके सामने रख दूँ। तो एक चेयर आमने सामने एक दूसरे को फेस कर रही है, तो एक चेयर ऐसे है तो दूसरी बिल्कुल उसके सामने 180 डिग्री पे रोटेट होकर पड़ी हुई है, 180 डिग्री। तो जिसकी वजह से इनकी लाइन पैरेलल बनती है स्ट्रेट चेन के अंदर।
लेकिन स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर क्या होता है, एक मालिक्यूल अगर ऐसे है, ये उनकी ग्लूकोज की एक मालिक्यूल है चेयर की फॉर्म में, ये ऐसे है, तो दूसरा भी उसके सामने वैसे ही पड़ा होगा, तीसरा भी उसके सामने वैसे ही, उनके अंदर कोई रोटेशन नहीं है। तो बजाय इसके स्ट्रेट चेन बनने के, उनके अंदर अब इस जगह का और इस जगह का बॉन्ड बनना है, तो ये चेयर सामने होने के बजाय यहाँ पे होगी, ठीक है। अगली ये तीसरी चेयर यहाँ पे होगी, तो वो स्ट्रेट चेन बनने के बजाय एक तिरछी लाइन बनती है, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट नहीं बनता, वो बल्कि हेलिकल की फॉर्म में बन जाता है। अब दो चेन हेलिकल की फॉर्म में ऐसे मौजूद हैं, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, लेकिन ग्लूकोज के अंदर स्ट्रेट चेन बनती है, इनके दरमियान ये देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो भी किया गया, एक चेन ये है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये वजह है कि वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है, इसीलिए वो स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व है, उसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। सेकेंड आती है काइटन। काइटन क्या है जी, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड से बना होता है, तो ये भी एक होमोपॉलीसेकेराइड की ही एग्जांपल है। फ़र्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है कि ग्लूकोज के साथ जब हम अमाइनो ग्रुप और एसिटल ग्रुप, ये CH3CO ये एक एसिटल ग्रुप है और ये एक अमाइनो ग्रुप है NH2, वो कार्बन नंबर 2 पे जब अटैच कर देते हैं, इधर ये कार्बन नंबर 2 है, इधर ये कार्बन नंबर 2 इसलिए क्योंकि ये 180 डिग्री पे रोटेट हो गया। हर ग्लूकोज मालिक्यूल के कार्बन नंबर 2 पे N एसिटाइल ग्रुप होता है। N एसिटाइल से क्या मुराद है, एसिटल ग्रुप। N का मतलब है यहाँ पे अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो इस तरह से इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लूकोज अमाइन। ग्लूकोज के मालिक्यूल के साथ N एसिटाइल ग्रुप जब अटैच है ग्लूकोज अमाइन, तो ये बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे सेलुलोज के अंदर था, बीटा 1 to 4, सिर्फ फ़र्क उसके अंदर ग्लूकोज यूज़ हुआ था, इसके अंदर ग्लूकोज अमाइन जो है वो मोनोमर के तौर पे यूज़ हो रहा है। फिर है जी डेक्स्ट्रान। डेक्स्ट्रान के अंदर क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर यीस्ट के अंदर ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारे टीथ के ऊपर डेंटल प्लेक बन जाता है, वो असल में वो क्या होता है, वो डेक्स्ट्रान ही होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं डेंटल प्लेक जो है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं जो, वो उसको एडहेसिव के तौर पे वहाँ पे काम करता है और बैक्टीरिया को वहाँ पे इजीली वहाँ उसके साथ चिमट सकते हैं। इसके अंदर अल्फ़ा 1 to 6 लिंकेज पाई जाती है। कैसे कि एक ये ग्लूकोज मालिक्यूल हो गया, दूसरा ग्लूकोज मालिक्यूल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 6, इनके दरमियान ऐसे बॉन्डिंग पाई जाती है, कार्बन 1 और 6, इस तरह स्ट्रेट चेन बनती है और साथ ही ब्रांचेज भी बनती हैं, अल्फ़ा 1 to 3। अब ये एक 1 to 6 वाले वो थी स्ट्रेट चेन थी, और कार्बन नंबर 3 के साथ आगे ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी। अब ये कार्बन नंबर 3 है, ये 1 था 2, ये 3। अब ये 3 वाले ने आगे मज़ीद ग्लूकोज अटैच करना शुरू कर दिया, इसके साथ आगे अटैच होना शुरू हो जाएगा। तो 1 to 6 नॉर्मल है, 1 to 3 इसकी ब्रांचिंग होती है। अब ये ब्रांचिंग फ़र्क भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द बैक्टीरियल स्पीशी, किसी के अंदर 1 to 2, 1 to, ये ब्रांचिंग जो है ना, ये लाजमी नहीं है कि 1 to 3 हो, ये मोस्ट कॉमन 1 to 3 है, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकती है। होमोपॉलीसेकेराइड यहाँ पे ख़त्म होते हैं। यहाँ पे अब हेट्रो के अंदर मोनोमर जो हैं वो सेम नहीं होंगे, जैसे कि उनके अंदर ग्लूकोज रिपीट हो रहा था, फिर काइटन के अंदर ग्लूकोज अमाइन इस तरह से रिपीट हो रहा था। अब जो है वो मोनोमर 2 डिफरेंट होंगे, जैसे यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन जिससे बैक्टीरिया की सेल वाल बनी होती है, उसका जिक्र किया गया है कि वो असल में क्या है, एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जो काइटिन के अंदर था और एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड, इन दोनों के बीटा 1 to 4 लिंकेज से जो चेन बनती है वो होगी पेप्टाइडोग्लाइकन। अब ये तो है ग्लूकोजामाइन बिल्कुल वैसे जैसे ये काइटिन के अंदर था, इसके भी कार्बन नंबर 2 के साथ ये अमाइनो ग्रुप है और ये एसिटाइल ग्रुप है, N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ये बन गया।
दूसरा है म्यूरामिक एसिड, को क्या क्यों बोलते हैं, वो बाकी स्ट्रक्चर तो इसका सेम ही है इसकी तरह, लेकिन यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे अगर देखें तो इसके एसिटिक एसिड साथ जुड़ जाता है, CH3CH, और ये एसिटिक एसिड साथ पे जुड़ जाता है, तो इसलिए इसको म्यूरामिक एसिड बोलते हैं। N एसिटाइन बिल्कुल इसकी तरह है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसके एसिड ग्रुप जुड़ने की वजह से। अब इस तरह से इन दोनों मोनोमर्स की स्टेट चेन बनेगी इस तरह से, फिर दूसरी स्टेट चेन बनेगी, तीसरी स्टेट चेन। ये तो हो गया ग्लाइकेन। इसको पेप्टाइडोग्लाइकेन क्यों कहते हैं हेटरोपॉलीसेकेराइड में? तो पेप्टाइडो इसलिए कहते हैं कि ये एक स्टेट चेन है, ये दूसरी है, ये तीसरी, जैसे सेलुलोज के अंदर बनी थी। वो अमाइनो एसिड जो कि एक पेप्टाइड जिनको कहा जाता है, ये पेंटापेप्टाइड है, 5 अमाइनो एसिड जुड़े हैं, ये चेन आपस में पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ी होती है, अमाइनो एसिड के साथ जुड़ी होती है, इसलिए इसको पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से वो हेटरोपॉलीसेकेराइड जो यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट डिफरेंट एंटीबायोटिक जो हम यूज़ करते हैं। अगर हम इनके बॉन्ड को, पेप्टाइड लिंकेज को तोड़ देते हैं तो इसकी सेल वॉल को ख़त्म किया जा सकता है, बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है। ये देखें यहाँ पे दिखाया गया है कि ये चेन है ग्लूकोज अमाइनो, उनके ये दूसरी है। अब इनको ये जो बेड्स फॉर्म में शो किया गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये अमाइनो एसिड के नाम है एलानिन, ग्लूटामीन, लाइसिन और एलानिन अगेन। फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है हेटरोपॉलीसेकेराइड के अंदर एग्जांपल एगर की, बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है एगर, लेबॉरेटरी के अंदर एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ होता है। तो ये अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता है कि एगर को हम कमर्शली कहाँ से हासिल करते हैं, तो ये रेड एल्गी और सीवेज से हासिल होता है। रेड एल्गी की एग्जांपल भी पूछी जाती है कि रेड एल्गी में कौन सा रेड एल्गी, ग्लेडियम इसकी एग्जाम्पल है। ग्लेडियम एक एल्गी है जिसके अंदर जिसकी सेल वॉल जो है वो एगर से बनी होती है, उससे हम हासिल करते हैं। तो एगर असल में क्या है, डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज, सेम गैलेक्टोज की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डी और एल, उनकी आपस में बॉन्डिंग से, साथ ही जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, बीटा 1 to 4, सेम ये बीटा 1 to 4 में है। साथ ही उनका जो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 6 है उसका आपस में ईथर लिंकेज बन जाती है, वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे है। फिर एगर के साथ एक और टर्म यूज़ होती है एगरोज। एगरोज जेल चलाते हैं लेबॉरेटरी के अंदर डीएनए की सेपरेशन के लिए, तो वो एगरोज असल में क्या है, एगरोज एगर की प्यूरिफाइड फॉर्म है। अगर एगर के अंदर एगरोज देखी जाए तो तकरीबन उसका 2/3 पार्ट वो एगरोज होता है एगर के अंदर। तो लेबॉरेटरी के अंदर एगर को प्यूरिफाई करके हम एगरोज तैयार कर सकते हैं। एगरोज क्या है, बीटा 1 to 4 लिंक्ड डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज। साथ में एक और टर्म यूज हुई है D6N हाइड्रो। इसका क्या मतलब है ये देख लेते हैं कि ये तो हो गया डी गैलेक्टोज, ये पहले वाला सब यूनिट। दूसरे वाला जो है वो भी डी गैलेक्टोज है, वो है एल गैलेक्टोज, लेकिन उसके साथ D6N हाइड्रो का मतलब ये है कि ये कार्बन नंबर इसका 3 था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये 1 ये 2 ये 3 कार्बन है, और ये CH2OH जैसे ये है, यहाँ पे CH2OH था, ये कार्बन नंबर 6 था। कार्बन नंबर 3 और 6 के दरमियान ये ऑक्सीजन बॉन्ड बन गया, ईथर लिंकेज बोलते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन फिर कार्बन। इस तरह से 3 एक ही मोनोमर के अंदर ईथर लिंकेज बन जाती है इस, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, इसलिए इसको एन हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ 3 और 6 के दरमियान, और ये एक बन गया, ये सब यूनिट हम कह सकते हैं एगरोज का। एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कि बहुत ज़्यादा नंबर जब यहाँ पे जुड़ेंगे तो वो एगरोज का जो वो तकरीबन यहाँ पे कह सकते हैं कि 600 to 700 जो मोनोमर्स हैं ये रिपीट होंगे तो एगरोज के वो कंप्लीट मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर ये है, दूसरा इसी तरह का यूनिट होगा, और ये आपस में किससे जुड़े होते हैं, 1 to 3 लिंकेज अल्फा के ज़रिए से। फिर आगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज,
ये इसको हम एज अ मोनोमर कंसीडर यहाँ पे करेंगे। वैसे ये डिफरेंट हैं, यहाँ पे एक सब यूनिट के तौर पे लेंगे। ये यूनिट जो बीटा 1 to 4 है, फिर एक और होगा बीटा 1 to 4, लेकिन वो आपस में किससे जुड़े होंगे, वो अल्फ़ा 1 to 3 लिंकेज के साथ। एंड पे अगर इसको कंक्लूड करें कि ग्लाइकेन्स को हम होमो के अंदर पॉलीसेकेराइड की मैं बात कर रहा हूँ, ग्लाइकेन पॉलीसेकेराइड को बोलते हैं, हेटेरो के अंदर डिवाइड किया था। फिर इसके अंदर स्ट्रक्चर और एनर्जी होमो वाले, हेटेरो वाले पेप्टाइडोग्लाइकेन और एगर के अंदर आ गया। फिर स्ट्रक्चर को आगे मजीद दो के अंदर डिवाइड करते हैं, काइटिन और सेलुलोज। सेलुलोज के अंदर बीटा 1 to 4 लिंकेज थी और काइटिन के अंदर भी लिंकेज सेम थी, सिर्फ ग्लूकोज की जगह ग्लूकोजमाइन था। फिर एनर्जी के अंदर हम स्टार्च और ग्लाइकोजन, इसके अंदर बीटा 1 to 4 बॉन्डिंग और ब्रांचिंग होती है 1 to 6, अल्फ़ा 1 to 4 सॉरी। और स्टार्च के अंदर भी सेम ही है, फ़र्क ये बताया था कि माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग ज़्यादा और कम का फ़र्क होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर अभी बात की कि एसिटाइलकोलाइन और साथ ही निरमिक एसिड होता है। एगर के अंदर क्या है, डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज 1 to 4 लिंकेज के जरिए से जुड़े होते हैं। तो सिंपली आप इस तरह से एक पिक्चर के ज़रिए से इनके अंदर बेसिक डिफरेंस जो है वो याद कर सकते हैं, देख सकते हैं।